हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको मनोविज्ञान पार्ट 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता पाठ में बुद्धि मापन के बारे में बताने वाला हूं कि हम बुद्धि का मापन जो है कैसे करेंगे। इसके विषय में मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में बुद्धि का मापन और बुद्धि परीक्षण जो है हम लोग किस प्रकार से करते हैं। हालांकि दोनों एक ही प्रकार से है, बुद्धि का मापन या बुद्धि परीक्षण एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। जैसे हम बुद्धि का परीक्षण जो है कई विधियों के माध्यम से करते हैं। बुद्धि मापन की सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शुरुआत किसने किया। ठीक, बुद्धि मापन का शुरुआत कब हुआ, किसने जो है बुद्धि मापन के विषय में चर्चा की, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बुद्धि मापन है हमारा या जो बुद्धि परीक्षण है, इसकी शुरुआत जो है किसने किया था, तो कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। कहा जा रहा है कि बीने से पूर्व कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि मापन का उल्लेख किया, जैसे गाल्टन थे, कैटल हो गए, गिलफोर्ड थे, गिलबर्ट थे और लेवेस्टर थे। ये जितने भी नाम दिया गया है मनोवैज्ञानिकों का, ये सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था कि बीने से पहले, जो बीने हमारे जो अल्फ्रेड बीने जो थे, उनसे पहले ये सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि मापन जो है उसका मापन करना शुरू कर दिया था। ये बुद्धि मापन ये लोग वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर रहे थे, ये वैज्ञानिक काल के पहले के लोग थे। तो बुद्धि मापन जो है जैसे शारीरिक संरचना के आधार पर जो है ये लोग बुद्धि मापन करते थे। जैसे अगर हम बात करेंगे कि बुद्धि मापन शब्द का अध्ययन या बुद्धि मापन के विषय में शोध कार्य किसने किया, तो गाल्टन थे। इन्होंने जो है मतलब अध्ययन किया था बुद्धि मापन के विषय में, लेकिन विस्तृत रूप से जो है वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से जो है किसने बुद्धि मापन की शुरुआत किया, तो वो बीने थे, अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने ही क्या किया था कि बुद्धि मापन की शुरुआत किया था। कब? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में साइमन नाम करके एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके साथ मिल करके इन्होंने क्या किया, बीने साइमन मानदंड जो है उन्होंने तैयार किया। ठीक, लेकिन उनसे पहले ये सारे वैज्ञानिकों ने बुद्धि मापन के विषय में अध्ययन किया था और उस समय शारीरिक बनावट के या शारीरिक संरचना के आधार पर जो है ये लोग क्या करते थे, बुद्धि मापन करते थे। लेकिन आगे जब हम लोग चलेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो बुद्धि मापन है 1905 ईस्वी में बीने ने साइमन की मदद से बच्चों की बुद्धि जांचने के लिए एक मानदंड बनाया, जिसे बीने साइमन मानदंड के नाम से पुकारा गया। हमने अभी आप लोग को पहले भी बताया कि जो बीने थे वो साइमन के साथ मिल करके बीने साइमन मानदंड तैयार किए 1905 ईस्वी में। और उस समय जो है बीने ने क्या किया, साइमन के साथ मिल करके जो बुद्धि का मापन करने का शुरुआत किया। लेकिन इनके द्वारा जो ये बुद्धि का मानदंड तैयार किया गया था, ये मतलब कि इस तरीके का मानदंड था जिसमें इन्होंने क्या किया, कई बार संशोधन किया। बहुत सारी इनके द्वारा जो मानदंड तैयार किया गया था वो त्रुटियां निकली, उनमें गलतियां निकली, तो उसको कई बार इन्होंने सुधारा। करीब जो है 4 बार इन्होंने संशोधन किया और अंत में बाद में जो टर्मन थे जो हमारे और मेरिल थे, ये जो वैज्ञानिक थे, ये दोनों लोग ने मिल करके क्या किया कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में वहां पर इन्होंने क्या किया कि इस परीक्षण में संशोधन किया इन लोगों ने भी। और संशोधन करने के बाद स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण नाम से जो है इस परीक्षण का जो है फिर पुनः जो है परिवर्तन करके जो है अपने अकॉर्डिंग, मतलब टर्मन और मेलिल ये दोनों लोगों ने मिल करके क्या किया कि इनके द्वारा बीने और साइमन के द्वारा जो बनाया गया मानदंड था उसको संशोधित करके उन्होंने नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण रख दिया। हालांकि बीने साइमन ने इस परीक्षण में करीब जो 30 परीक्षण दिए थे, ठीक, बच्चे की बुद्धि की जांच करने के लिए, जिनमें इन्होंने ये बताया कि अगर कोई बच्चा है किसी भी उम्र का है तो उससे जो है प्रश्न पूछा जाए या उससे परीक्षण लिया जाए और परीक्षण के दौरान उससे ये जांचा जाता था उसकी बुद्धि को कि अगर वो प्रश्नों को हल कर रहा है किस प्रकार से, अगर जितना प्रश्न उसको दिया गया उतना प्रश्न हल किया तो उसको सामान्य बुद्धि का व्यक्ति माना जाता था। अगर जितना उसको प्रश्न दिया गया उससे कम प्रश्न हल किया या अधिक हल किया तो उससे बुद्धि का अकॉर्डिंग जो कम या ज्यादा प्रकार के आईक्यू के अनुसार जो उसको रखा जाता था। तो बीने साइमन ने जो बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किया तो उसमें उच्च
उच्च बुद्धि करके, मतलब उच्च बुद्धि वाले बालक, निम्न बुद्धि वाले बालक और एवरेज सामान्य, या जिसको हम नॉर्मली जो है अलग से हम मंद भी कह सकते हैं या सामान्य भी कहेंगे। मंद, निम्न और उच्च, ये 3 प्रकार के वर्गों में उन्होंने बांटा, ठीक ना। तो जो बच्चों की जांच होता था तो या तो उच्च प्रकार से बच्चे की बुद्धि निकलती थी, या निम्न प्रकार की, या मंद बुद्धि वाले वो बच्चे होते थे। तो ऐसे जो है इन्होंने अपने बुद्धि प्रकार में जांच किया था। जब ये लोगों ने बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कर दिए तो बुद्धि परीक्षण में अब ये प्रॉब्लम आता है कि आखिर में हम बच्चों से परीक्षण किया जाए तो किस प्रकार से किया जाए। बच्चों मान लो कुछ होते हैं कि कुछ बोलने वाले, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो मतलब बोलने में सक्षम नहीं होंगे। तो अब बोलने में सक्षम नहीं होंगे तो उनका हम कैसे परीक्षण करेंगे, तो उनके प्रकार तो अलग अलग होने चाहिए। तो इसीलिए अब हम लोग आगे देखेंगे बुद्धि परीक्षण को, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट को देखेंगे कि बुद्धि परीक्षण आखिर में किन प्रकारों से लिया जाता है। तो अगर हम बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे तो बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बुद्धि परीक्षण को क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, एक व्यक्तिक और दूसरा सामूहिक। व्यक्तिक मतलब क्या होगा, जिसको इंडिविजुअल कहा गया है। इंडिविजुअल यानी कि प्रॉपर एक व्यक्ति पर। जैसे हम लोग देखते हैं स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे रहेंगे, एक कक्षा में, एक क्लास में जो है बहुत सारे बच्चे रहेंगे। तो अगर हम मान लो उनका परीक्षण लेना है तो हम क्या करेंगे कि एक व्यक्तिक रूप से, यानी एक एक बच्चे का हम जांच करेंगे। या फिर क्या हुआ कि उतने सारे बच्चे हैं, संभव नहीं है एक एक बच्चों का जांच करना, तो हम क्या करेंगे कि सामूहिक रूप से बच्चों का जांच करेंगे। तो इसीलिए बुद्धि परीक्षण हम 2 प्रकार से करेंगे, एक व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिक रूप से, और दूसरा सामूहिक रूप से, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंडिविजुअल कहेंगे या फिर ग्रुप के आधार पर कहेंगे। लेकिन इन दोनों को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो व्यक्तिक इंडिविजुअल बुद्धि परीक्षण है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक वाचिक जिसको वर्बल कहा गया है, एक क्रियात्मक, ठीक। दूसरा अगर सामूहिक परीक्षण को हम लोग देखेंगे तो उसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक वाचिक करके और दूसरा क्रियात्मक करके। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। जो बुद्धि परीक्षण है ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि एक जो है बुद्धि परीक्षण हम व्यक्तिक रूप से करेंगे और दूसरा हम करेंगे सामूहिक रूप से। अब व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्तिक परीक्षण भी 2 तरीके से होगा, एक वाचिक और एक क्रियात्मक। अब वाचिक मतलब क्या होगा, बोलकर। वाचिक मतलब क्या होगा कि बोल करके। जैसे हम मान लो कि अगर एक बच्चा है, अगर हम व्यक्तिक परीक्षण कर रहे हैं तो हम एक बच्चा पे ही परीक्षण करेंगे, ठीक, क्योंकि समूह तो है नहीं। तो एक बच्चा अगर है तो उसको हम क्या किए कि प्रश्न पूछे और प्रश्न का हम उससे क्या किए, जवाब मांगे, उत्तर मांगे। तो वो जवाब में हमको बोल करके जो है अपना जो है वो जवाब दे रहा है। तो वहां पर हम उस बच्चे का जो परीक्षण ले रहे, क्या ले रहे, वाचिक रूप से, यानी शब्दों के माध्यम से उसे परीक्षण ले रहे हैं। लेकिन अगर वो बोल करके ना मतलब कि प्रश्न हम दिए, ना बोला, ना वो मतलब कि कोई भी प्रश्नों का जवाब दिए, कुछ नहीं किया, लेकिन वहां पर वो क्रियाओं के माध्यम से यानी कार्य करके जो है प्रश्नों को हल के, या जो भी हम उससे कहें तो वो काम को किया, तो वहां पर बच्चा क्या कर रहा है, क्रियात्मक परीक्षण का प्रयोग कर रहा है। तो वाचिक मतलब याद रखना है बोलकर, और क्रियात्मक मतलब होता है कि कोई कार्य करके। तो दोनों तरीके से हम परीक्षण बच्चे का ले सकते हैं, या किसी का भी, किसी व्यक्ति का बुद्धि का अगर हमको जांच करना है तो वाचिक और क्रियात्मक रूप से जो हम व्यक्ति का जांच कर सकते हैं। समूह वाले में भी सेम वही चीज है कि कोई ग्रुप है तो ग्रुप को जो है शब्दों के माध्यम से भी उनका परीक्षण ले सकते हैं, या कार्यों के माध्यम से भी उनका परीक्षण हम ले सकते हैं, ठीक। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार से होती है, व्यक्तिक और सामूहिक। व्यक्तिक भी 2 प्रकार की, सामूहिक भी 2 प्रकार की होती है। इसी चीज को अगर आगे और हम अच्छे विस्तार से समझेंगे तो यहाँ हमको बताया गया है कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार की होंगी, 4 प्रकार की, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताया ही। एक कौन सा होगा, तो व्यक्तिक वाचिक परीक्षण या व्यक्तिक वाचिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण, तीसरा सामूहिक वाचिक परीक्षण और चौथा सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। तो ये 4 प्रकार के जो है हमारे क्या होंगे, बुद्धि के परीक्षण होंगे। अब इन चारों को अगर हम परिभाषित करना चाहेंगे कि ये चारों आखिर में होते क्या है, तो यहाँ पे इनके परिभाषा भी लिखी गई है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि व्यक्तिक परीक्षण मतलब होता है कि एक व्यक्ति का हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। जैसे कह रहा है कि व्यक्तिक परीक्षण उसे कहते हैं जो एक समय में ही एक ही बच्चे या वयस्क पर प्रयोग में लाया जाए। यानी व्यक्तिक परीक्षण मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल टेस्ट मतलब होगा कि एक ही समय में हम क्या करेंगे, एक ही बच्चे पर या एक ही वयस्क व्यक्ति पर हम प्रयोग करेंगे, तो हमारा व्यक्तिक परीक्षण होगा। सामूहिक परीक्षण मतलब क्या होता है, तो सामूहिक परीक्षण का प्रयोग हम एक ही समय में
एक से अधिक लोगों का या एक ही समय में एक समूह पर हम परीक्षण कर सकते हैं। यानी एक से अधिक लोग रहेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, सामूहिक परीक्षण करेंगे। ठीक, अगर वाचिक परीक्षण की बात करेंगे और क्रियात्मक परीक्षण का, तो ये भी हम लोग आप लोगों को मैंने बताया कि वाचिक परीक्षण का उपयोग पढ़ने लिखे लोगों पर ही संभव है, क्योंकि इसमें लिखित प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। वाचिक परीक्षण यानी बोल करके लिख करके हम क्या करेंगे, व्यक्ति से मतलब कि हम प्रश्न जो देंगे तो उसका वो उत्तर देगा बोल करके या लिख करके। तो ये वाचिक परीक्षण कैसे संभव होगा, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहेगा। अब अनपढ़ जो है उसको कह दिया जाए कि आप तुम बोल करके कुछ प्रश्न का जवाब दो या लिख करके, तो कहाँ से लिखेगा, तो उसका बुद्धि का जांच कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्य का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए भी यह है क्रियात्मक परीक्षण। क्रियात्मक परीक्षण में क्या कहा गया कि जो निरीक्षण या गूंगे लोग हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो लोगों के लिए क्या किया गया है, क्रियात्मक परीक्षण का उपयोग किया गया, जिससे वो लोग, उनको जो है कोई किसी खास तरह का या किसी खास ढंग का काम दिया जाता है, जिससे वो कार्य करके जो उनके हम बुद्धि की जांच करते हैं। तो ये हमारा जो है बुद्धि परीक्षण था। बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे हम लोग चलेंगे कि जो बुद्धि परीक्षण है उसका तो हम प्रयोग करते हैं, तो उसकी उपयोगिता क्या होती है। जैसे मान लो किसी भी चीज का, तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई जो है बेनिफिट या उपयोग होता ही है, कि मतलब हम अगर वो काम कर रहे हैं तो उसकी क्या उपयोगिता है। तो उसकी उपयोगिता क्या है बुद्धि परीक्षण की, तो बुद्धि परीक्षण का उपयोगिता होता है जीवन के अनेक क्षेत्रों में स्थापित है। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता जो है जीवन के हमारे अलग अलग प्रकार के जो भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में जो है बुद्धि परीक्षण की उपयोग मतलब पड़ता है। जैसे शिक्षा का अगर क्षेत्र होगा, पढ़ाई लिखाई हम लोग कर रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में भी जो है हमारा बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि मान लो कि बच्चा जो है पढ़ने लिखने वाला है, वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो सभी लोग एक जैसे तेज तर्रार नहीं होते हैं। कोई बच्चा जो है मतलब कि प्रखर बुद्धि का हो गया, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है। तो बच्चे को जो टीचर पढ़ाते हैं, जो शिक्षक पढ़ाते हैं, तो हर बच्चे को, मान लो अगर क्लास में अगर उस तरीके के बच्चे हैं, तो टीचर तो मान लो अपने तरीके से बताएगा, समझाएगा बच्चों को। तो उनमें से जो बच्चों को क्या होता है कि कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है। तो टीचर में भी परेशानी होता है कि वो कैसे समझे कि कौन सा बच्चा जो है तेज बुद्धि प्रखर बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि का है कौन। तो इसके लिए बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जिससे शिक्षक जो है पता लगा पाते हैं कि कौन सा बच्चा जो है प्रखर बुद्धि का है, कौन मंद बुद्धि का है, कौन जो है मतलब कि सामान्य बुद्धि का है। तो उनके अनुसार उनके वर्ग को बांट दिया जाता है, और फिर उन्हीं के जैसे जो शिक्षक नियुक्त होते हैं और उन्हीं की तरह शिक्षक उनको पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को भी जो है हीन भावना नहीं आती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षण जरूरत है। उसी तरह व्यवसाय का बात करेंगे, मतलब हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम धाम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कौन सा नौकरी हमको पाना है, तो या कौन मतलब कि हम कैसा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो हमारा बुद्धि परीक्षण पे ही निर्भर करेगा। कि मान लो अगर हम पढ़ाई लिखाई किए जिस तरीके का, तो उस तरीके का नौकरी के लिए हम किसी से सलाह ले, मशवरा लें। ठीक, हमारा जो है एजुकेशन किस टाइप का, उस तरीके का मतलब कि हमको व्यवसाय के लिए जो प्रशिक्षित किया जाए। तो हमारा जो है बुद्धि परीक्षण पे निर्भर करेगा व्यवसाय का क्षेत्र भी, कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी हमारा जो है बुद्धि परीक्षण की जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण जो है हमारे जीवन में मतलब उपयोगी है। हर क्षेत्र में जो इसकी जरूरत है, शिक्षा का हो, व्यवसाय का हो, हर क्षेत्र में जो है इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक ना। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आईक्यू के बारे में। बुद्धि परीक्षण तो हम लोग कर लिए, तो आईक्यू भी जो है, आईक्यू जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में बुद्धि लब्धि बोलते हैं। ठीक, हिंदी में हम इसको बुद्धि लब्धि बोलते हैं। तो बुद्धि लब्धि क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि एक उम्र विशेष के बच्चे की बुद्धि की तुलना उसी उम्र के अन्य बच्चों से कर इस बात का हमें ज्ञान दिलाती है कि वह औसत और औसत से कम या अधिक बुद्धि का बच्चा हो। यानी हम सरल भाषा में बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि आईक्यू क्या होता है कि एक उम्र विशेष, मतलब एक ही उम्र विशेष के बच्चे की बुद्धि की तुलना इससे किया जाता है। जैसे मान लो कि दो बच्चे हो गए, ठीक, दो बच्चे का सेम एज है, एक 5 वर्ष का है, ये भी 5 वर्ष का बच्चा है, लेकिन इनका जो आईक्यू हो गया वो सेम नहीं हो सकता है। आईक्यू जो दोनों का एक जैसा नहीं हो सकता है। इसका आईक्यू मान लो कि अगर एवरेज है, सामान्य 100 के बराबर है, और इसका आईक्यू मान लो 120 से ऊपर है, तो ये अंतर हो सकता है आईक्यू में, आईक्यू सेम नहीं होगा। तो आईक्यू का पता लगाने के लिए क्या मतलब इनकी बुद्धि लब्धि का पता लगाते हैं हम लोग बुद्धि लब्धि के सूत्र से। आईक्यू बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, आईक्यू बराबर MA/CA × 100।
MA/CA गुणे 100। आप लोग IQ का फॉर्मूला या सूत्र पढ़े होंगे। MA मतलब होता है मेंटल एज, जिसको हम लोग मानसिक आयु बोलते हैं, और CA मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब होता है वास्तविक आयु। ठीक, इन दोनों को भाग देने पर जितना भागफल आता है उसमें हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100 से गुणा कर देते हैं, और जितना फिर हमारा आंकड़ा आता है वो होता है IQ, यानी बुद्धि लब्धि होता है। ठीक, तो ऐसे हम बुद्धि लब्धि IQ निर्धारित करते हैं। किस चीज के लिए? तो बुद्धि के बारे में जानने के लिए कि कौन सा व्यक्ति एवरेज औसत बुद्धि का होता है, कौन औसत से कम बुद्धि का होता है, और कौन औसत से ज्यादा बुद्धि का होता है। ठीक, तो आगे हम ये चर्चा करेंगे कि जो ये सूत्र दिया गया था MA/CA, ठीक, क्या ये पहले से मतलब कि सूत्र MA/CA गुणे 100 जो हम लोग सूत्र देखते हैं IQ का, क्या ये पहले से ही प्रचलित है, क्या क्या इनमें संशोधन किया गया? इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मानसिक आयु, जो अभी हम लोग देखें कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 जो सूत्र होता है, तो इस मानसिक आयु का जो प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो अल्फ्रेड बीने जो थे, जिन्होंने 1905 में बुद्धि परीक्षण का शुरुआत किया था, तो उसी समय जो है इन्होंने बीने साइमन मिल करके जो बुद्धि परीक्षण दिया थे, तो उसी दौरान इन्होंने मानसिक आयु का प्रयोग किया था, या मानसिक आयु के संपर्क के बारे में उन्होंने बताया था। और बुद्धि लब्धि जो सूत्र है, सबसे पहले जो IQ का जो सूत्र है, सर्वप्रथम जो है अस्टर नाम करके मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1912 ईस्वी में इस सूत्र का जो है प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने केवल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु सूत्र का ही प्रयोग किया था। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु सूत्र का ही इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन बाद में जो है इसमें क्या किया गया, परिवर्तन करके और टर्मैन के द्वारा जो है इस सूत्र में संशोधन किया गया। क्या? तो गुणे 100 को जो है इसको जोड़ दिया गया, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 जो है इसके साथ जोड़ दिया गया, तो फिर ये संशोधित रूप जो है IQ का आ गया। तो IQ का अगर हम सूत्र अगर कोई भी पूछेगा आप लोगों से, तो IQ का सूत्र कहेंगे MA/CA गुणे 100। मानसिक आयु को शॉर्टकट में MA बोलेंगे और वास्तविक आयु को CA कहेंगे, और फिर हमारा गुणे 100 हो जाएगा। तो इसको अगर हम मतलब कि बनाएंगे, यानी जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 है, इसको हम अगर हम कटाएंगे, और जितना हमारा जो है मतलब कि आंकड़ा आएगा वो हमारा क्या होता है, IQ कहलाएगा। अब बात ये आया किसी का कि मान लीजिए किसी का IQ अगर 100 से नीचे आया, मान लो किसी का 100 ही आ गया, किसी का 90 आ गया, किसी का मान लीजिए 80 आ गया, किसी का 70 आ गया, या किसी का 100 से ऊपर हो गया, तो उन सभी की बुद्धि को हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कुछ मतलब महत्वपूर्ण बातों को, यानी ये चार्ट के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हम IQ जो है कैसे अलग अलग व्यक्तियों का जो IQ आ रहा है, तो उसको हम कैसे निर्धारित करेंगे कि वो किस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक तरफ लिखा है बुद्धि लब्धि और एक तरफ लिखा है बुद्धि। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि में कि जिनका IQ जो 140 से 200 होगा उसको प्रतिभाशाली बुद्धि वाला व्यक्ति कहेंगे। जिनका अगर IQ 120 से 140 होगा उनको प्रखर बुद्धि वाला जो है व्यक्ति कहेंगे। जिनका IQ अगर 110 से 120 तक होगा उसको उत्कृष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति कहेंगे। अगर जिसका IQ 90 से 110 के बीच में है तो उसको हम लोग सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहेंगे। सामान्य को हम लोग जो औसत के नाम से भी जानते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि एवरेज करके अगर इंग्लिश में दे दे या औसत करके दे दे और पूछे कि औसत बुद्धि वाले व्यक्तियों की IQ कितना होता है, तो कितना होता है, तो 90 से 110 होता है। या फिर कभी कभी केवल 100 भी देगा, तो 100 में भी हम लोग को समझना है कि 100 क्या होगा, एवरेज के बराबर होता है, औसत के बराबर होता है। ठीक, इसी तरह अगर 80 से 90 के बीच में किसी का अगर IQ आ रहा है तो वो मंद बुद्धि वाला जो है व्यक्ति कहलाएगा। अगर 70 से 80 के बीच में किसी का IQ है तो निर्बल बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाएगा। अगर किसी का IQ 50 से 60 तक है तो वो मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाएगा। अगर किसी का IQ 25 से 50 तक है तो वो मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाएगा। और अगर किसी का IQ 25 से नीचे यानी बहुत कम है तो वो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाएगा। तो ये हमारा जो IQ का मतलब कि आंकड़ा था कि कितने IQ रहेंगे, मतलब कितना तक IQ का आंकड़ा जाएगा तो उसके अनुसार वो व्यक्ति की बुद्धि कहलाएगी। तो ये था मतलब कि हमारा बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। इससे पहले हम लोग बुद्धि मापन को देखें कि बुद्धि का मापन हम लोग कैसे करेंगे और बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या थे उसको हम लोगों ने
पढ़ा और जाना। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको मैं बताऊंगा। तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इससे आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।